बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करते हैं और हमारा ज़्यादा फोकस सोल्यूशंस पे होता है, क्योंकि मसाइल तो बहुत होते हैं लेकिन मसाइल के हल क्या हैं वो बहुत कम बताया जाता है। इसलिए हमारा इस प्रोग्राम में ज़्यादा फोकस मसाइल के हल के ऊपर होता है। सोल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, हल इम्पॉर्टेंट है मसाइल के साथ साथ। आज का जो प्रोग्राम है वो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स के रेफरेंस से जो चीज़ें हो रही हैं, अद्वियात कौन सी होनी चाहिए, उनका इस्तेमाल किस तरह होता है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में जो सर्विसेज हैं फार्मेसी की वो किस तरह दी जा रही हैं, इस पे हम बात करेंगे। और कुछ उसमें एजुकेशन सेक्टर की भी हम बात कर लेंगे, इंडस्ट्री के साथ साथ और सर्विसेज के साथ। मेजर फोकस हमारा हॉस्पिटल में जो फार्मेसी सर्विसेज हैं उस पर हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए हमने जो मेहमान हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद अहमद साहब, जो डीन है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के फैकल्टी ऑफ साइंसेस के, और काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और एक नाम है बहुत बड़ा इनका। उसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर सलमान अजीज़ लोधी साहब हैं, जो डीन है मैनेजमेंट साइंसेस के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के। आपका दोनों का टाइम निकालने का आने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मकसूद साहब, आपसे हम आगाज़ करेंगे कि मेडिसिन्स की जब हम बात करते हैं, फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं, तो काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है इसकी और बहुत पुरानी है कि इवन उस ज़माने में जंगल एज में भी था। उसका प्रोसेस क्या था? अब असल जो चीज़ है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉल्यूशन बढ़ गई है और बेशुमार चीज़ इशूज़ आ गए हैं कि सफाई उतनी नहीं रही, जबकि इस्लाम में ख़ास तौर पे इस पे फोकस किया गया कि सफाई निस्फ़े ईमान है। सफाई होगी तो उससे काफ़ी सारी बीमारियों से वैसे ही आप बच जाते हैं। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं, मैंने पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें विज़िट किया है, बहुत बुरे हालात देखे। एक तो रश बहुत ज़्यादा है, ऊपर से वो प्रॉपर सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं, और ख़ास तौर पे जो अफसोस की बात होती है कि जो मेडिसिन चाहिए वो नहीं दी जाती, दूसरी दे दी जाती। तो इसमें आपकी क्या राय है? डॉक्टर साहब, इसमें मैं समझता हूँ कि जो बात आपकी है कि जब से इंसान है उसी वक्त से जाहिर है जैसे ही वो दुनिया में आया है, बिल्कुल, तो उसका जो वास्ता पड़ा है मुख्तलिफ डिजीज़ से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को फ़ी अहसन तकवीम कर लिया तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो जाहिर है इस माहौल में उसके लिए नहीं थी, और उसके अंदर बहुत सारे जो वायरसेस, बैक्टीरिया, ऐसे क्रिएचर अल्लाह ताला के मौजूद थे जो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली जब उनसे इंसान ने इंटरेक्ट किया तो उससे उसको मुख्तलिफ जो है वो डिजीज़ जो है वो होना शुरू हुई। लेकिन उस वक्त जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, मुख्तलिफ प्लांट्स थे और जो भी वहाँ पे चीज़ें थी, इंसान ने उनको इस्तेमाल करते करते तो बहुत सारी चीज़ों और को डेवलप कर लिया। और एक वक्त आया कि जब इंसान को ये पता चल गया कि जैसे सिनकोना बार्क है, उसमें एक ऐसा केमिकल है जो कि मलेरिया के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस के बाद फिर जाहिर है उस कोनीन को कोनीन जो कि वहाँ से उन्होंने आइसोलेट की, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर देख के फिर उन्होंने कहा कि जी इसी तरह का कंपाउंड जो है वो बनाया जाए। तो एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट जो इंडस्ट्री है उसने जन्म लिया, और जो टनों के हिसाब से फिर लोगों ने वो जब चीज़ें बना ली तो इंसान को एक ऐसी बीमारी से निजात मिल गई जो कि उस वक्त बहुत सारे इंसानों को मार रही थी। जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है कि हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल इसी तरह से लूँगा कि हमारे मुल्क में क्योंकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी जो बुनियादी खराबियां हैं जिनको मैं समझता हूँ कि आज तक एड्रेस नहीं किया गया। कि अगर बेसिक हेल्थ यूनिट है, रूरल हेल्थ यूनिट है, THQ है, DHQ है, तो भाई हर पेशेंट जो है वो लाहौर की तरफ क्यों मूव करता है? बेशक उसको को खांसी भी आ जाए तो वो कहता है कि जी मैं किसी एक तरशरी। तो एक तो अवाम को मैं समझता हूँ एजुकेट करने की भी ज़रूरत है कि कुछ ऐसी डिजीज़ है जो कि बहुत
माइनर नौयत की हैं और उनके लिए किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इस चीज़ के ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इसको शायद इतना अहम नहीं समझा, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी वक्त जो होता है वो देर होती है। आज से भी अगर आप लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दें और एक स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू करें। दुनिया के अंदर सर्जरीज है, मैं यूके में इतना अरसा रहा हूँ, तो कोई भी बीमारी थी तो वहां पे जो आपका जीपी था वो आपको रेफर उस वक्त करता था जब उसको पता चलता था कि वाकई अब ये डिजीज ऐसी है कि इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है, उसके और उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है। हाँ, तो आपने रेफरल सिस्टम की बात की, आपको मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे। मैंने एक स्टडी की थी केपी और जीबी में जी। मेरा पर्पस तो डिजिटलाइजेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन था हेल्थ सिस्टम में जी। उसके लिए जब मैंने वही बेसिक हेल्थ यूनिट, देन THQ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, DHQ और टर्शरी केयर्स में मैं गया। तो फॉर एग्जांपल हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स है, उसमें जब विजिट किया और MS से पूछा इश्यूज क्या हैं, और उसने जो आपने बात की कि हर कोई लाहौर की तरफ क्यों दौड़ता है, तो वहाँ हर कोई पेशावर दौड़ता है। और उसमें जो चीज़ सामने आई कि मोर देन 60% पेशेंट्स वो थे कि जिनको खाली पैनाडोल चाहिए होती और वो वहाँ हॉस्पिटल आए थे। बिल्कुल। दैट्स मीन कि लोअर एंड पे उनकी ट्रस्ट नहीं था। नहीं, ट्रस्ट के अलावा भी मैं समझता हूँ कि अब आप देखें कि दुनिया में जो मैं थोड़ा सा जाहिर टॉपिक से हम दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, कम्युनिटी जो हमारी फार्मेसी है वहाँ पे बहुत सारी जो माइनर एलिमेंट्स हैं उनका इलाज वहीं भी हो जाता है। और अब यूके में मेरा ख्याल है कि पिछले कोई 10-15 साल से उन्होंने फार्मासिस्ट को, क्योंकि डॉक्टर्स जो पर्टिकुलरली स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते हैं और किसी को भी अवेलेबल नहीं होते, तो उन्होंने क्या किया कि फार्मासिस्ट को वहां पे बहुत सारे जो नई चीजें जो है वो पढ़ा के उनको उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन के राइट्स दे दिए। तो अब मैं समझता हूं कि दुनिया में नर्सिस को भी प्रिस्क्रिप्शन के राइट्स हैं, डेंटिस्ट को भी प्रिस्क्रिप्शन के राइट्स हैं, फार्मासिस्ट को भी लिमिटेड राइट्स उसको हम कहते हैं। हाँ, तो अब अगर आप यहाँ पे भी अगर आप सिस्टम में बेहतरी लाना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप इन लोगों को, जो कि आपकी देखे ना, आपने एक बंदे को अगर ट्रेन कर लिया है तो उसको अगर थोड़ा सा नॉलेज दे के आप उसको अगर अपडेट उसका नॉलेज करके उसकी स्किल को बेहतर करके अगर आप उसको किसी गांव में, ताकि वो छोटी मोटी चीज जो है वो उसको तो पकड़ ले, और वो पेशेंट जो हर बंदा जो है वो कहता है कि मैंने हयाताबाद की तरफ जाना है या मैंने लाहौर में म्यू हॉस्पिटल में जाना है, तो वो मैं समझता हूँ कि नहीं आएगा। और पर्टिकुलरली ये हमारा जो ख्याल है ना कि हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वहां पे डॉक्टर हमें देखेगा और देखते ही हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन ये बात बहुत आम है कि आप बहुत सही, मेरा मतलब है, सेहतमंद तशरीफ लाएं और वहां से कोई ना कोई आप हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो लेके चले जाए, और वो आपके लिए शायद आपको वो कुछ ना कहे, लेकिन आपके बुजुर्ग और आपके जो बच्चे हैं वो उससे एक्सपोज हो रहे हैं। वायरल डिजीजेस भी ट्रांसफर होती हैं, बैक्टीरियल भी ट्रांसफर होती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल्स के ऊपर, और इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हॉस्पिटल भी शायद क्योंकि बजट के चक्करों में शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा हो, शायद तो वो ये समझते हैं कि भाई हमें जितने पेशेंट ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा बजट मिलेगा और फिर हम यानी कि उसी तरह से चीजों को लेके चलेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत ज्यादा यानी कि एक तो मैं समझता हूँ इमीडिएटली ये चीज होनी चाहिए, और फिर एक बहुत हाई लेवल के ऊपर जो है वो चीजें करके इसके अंदर रिफॉर्म लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पेशेंट लोड की बात की हॉस्पिटल्स के ऊपर, मैंने भी पर्सनली जाके देखा है, वहाँ कॉरिडोर्स में पेशेंट लेटे होते हैं, एक एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट भी मैंने देखे हैं। लेकिन जब कोरोना आया था और 6 महीने पूरा बंद हो गया था, हॉस्पिटल्स भी बंद थे ऑलमोस्ट, तब ये सारे पेशेंट कहाँ गए थे? मैं ये समझता हूँ कि पेशेंट यही थोड़ा सा जाहिर है कि हमें, मैं यहाँ पे ना एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा बेटा है नॉर्वे में, तो वहाँ का जो किंग है उसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, वो हॉस्पिटल में गया,
तो हॉस्पिटल वालों ने उसकी जो डिजीज है उसको जब उन्होंने एवेलुएट किया तो उन्होंने कहा कि जी आपकी जो डिजीज है अभी इस लेवल पे नहीं है कि आपको हम इमीडिएटली जो है कोई ट्रीटमेंट दें। आपसे जो ज्यादा सीरियस मरीज है वो हमारे पास क्यू में है, तो उनकी जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने उसको कहा कि आप घर चले जाओ। तो ये जो बात आप कर रहे हैं कि जी कोरोना में वो पेशेंट कहाँ गए, वो पेशेंट तो जाहिर है हमारे मुल्क में ये जो हमारा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि शायद दवाई जो है उससे हमने ठीक होना है। ये ऐसी बात मेरी नजर में ऐसी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमें समझना चाहिए जिस बात को, कि अगर जब हम डेफिनेशन करते हैं कि ऑल द केमिकल्स दे आर पॉइजन, जो कि हम मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डोज है जो उस को मेडिसिन बनाती है। तो असल में हम समझते हैं कि भाई हमें इमीडिएटली जो है वो ठीक हो जाना चाहिए, और जो हमारा डॉक्टर है या जीपी है, और पर्टिकुलरली उसके ऊपर जो प्रेशर है हमारा सोशल प्रेशर है, वो उस प्रेशर में आके बाज़ औक़ात ऐसी हाई पोटेंसी की या ऐसी दवाइयाँ जो है वो लिख देता है जो कि मैं समझता हूँ शायद उस वक्त उसको जरूरत नहीं होती। तो अदरवाइज अगर वायरल के तौर पे एक ये भी बात की जाती है खास तौर पे खवातीन के बारे में कि उनको इंजेक्शन लगवाने का बड़ा शौक होता है और बास डॉक्टर पानी के इंजेक्शन लगा देते हैं उनके शौक पूरा करने के लिए। वो समझते हैं कि इंजेक्शन लगने से वो ठीक हो जाए, तो और उनको बीमारी बेसिकली कोई नहीं होती। आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी बात करूं ताकि सारी खवातीन मेरे खिलाफ हो जाए। तो मैं कोई ऐसा कमेंट उनके बारे में नहीं करना चाहता। तो लेकिन जो एक ओवरऑल हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो पाया जाता है मेल और फीमेल, वो उसमें जो बुनियादी फैक्टर है ना वो हमारी एजुकेशन का है कि हम एजुकेट हुए हैं लेकिन हमने डिग्रियां ली हैं, हमने ये नहीं सीखा कि माशरों में इंसान रहते कैसे हैं। जो कि मैं समझता हूँ कि बुनियादी चीज यही थी कि हमें 26 करोड़ लोगों को इस एक मुमलकत खुदादाद में रहने का अगर सलीका प्रॉपरली आ जाता तो मैं नहीं समझता कि हो सकता 90% तक हमारे जो मसाइल है वो हल हो चुके होते हैं। हम ज्यादा मुसलमान हैं पाकिस्तान में, ज्यादा तादाद में जी, और हालांकि इस्लाम ने बड़ा सही तरीका बताया हुआ कि कैसे रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं नहीं समझता को इस्लाम में कोई चीज ऐसी है जिसको अनफोल्ड अल्लाह के नबी ने नहीं किया। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं, हम ये गुवारा नहीं करते कि हम सीखें कि हमारा दीन, हमारा मजहब, अल्लाह का नबी हमें क्या कह रहा है, और उसने जो कहा है कि इलाज जो है वो बेहतर है और उतना खाओ जितना के आपके पेट में अभी जगह बाकी हो, भूख अभी खत्म ना हुई हो। तो मैं नहीं समझता कि जैसे मदीना की रियासत में हुआ था कि एक हकीम काफी अरसा रहा और उसके बाद वो कोई उसके पास पेशेंट ही नहीं आया। तो ऐसा ये पॉसिबल है कि भाई हम उनकी तालीमात के ऊपर, उनकी जो जिंदगी में जो हमारे लिए मैं समझता हूँ मशअल राह है, अगर उस पर हम अमल करें तो बहुत सारी चीजों से हम इंशाल्लाह ताला छुटकारा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर सलमान साहब, अब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि कुछ मैनेजमेंट की बात हुई है। हॉस्पिटल्स में जब लोड ज़्यादा होता है तो मैनेजमेंट के इश्यूज आते हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है। आपका क्योंकि एरिया ख़ास तौर पे नॉलेज मैनेजमेंट का है, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं होता कि डॉक्टर अच्छा मैनेजर हो, ठीक, उसको अच्छा मैनेजर बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एजुकेशन देनी पड़ती है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 60 to 70% इन्हेंस कर सकती है। इन्हेंसमेंट का मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी, आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको मशीन ज़्यादा नहीं खरीदनी पड़ेगी, मगर जो आपके प्रोसेसेस हैं और जो आपका मैनेज करने का सिस्टम है वो बेहतर किया जा सकता है। तो जिस तरह आपने कहा कि टेक्नोलॉजी क्योंकि आ रही है, टेक्नोलॉजी जो है उसने बहुत एडवांटेज दिया है मैनेजमेंट साइंसेस को, और जो दो बड़े डोमेन्स बनते हैं, एक तो उसमें डाटा शेयरिंग का आ जाता है कि हमारे पास कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कौन सी डिजीज़ेस किधर जा रही हैं, और जिस तरह हम आगे मूव कर रहे हैं कि जितनी डिसीजन मेकिंग है वो भी डाटा बेस्ड होनी चाहिए।
तो जैसे कि रिलेटिवली डॉक्टर्स एक बड़ा स्पेसिफिक एरिया से आए होते हैं, तो वो थोड़ी बहुत लैग करते हैं मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर। तो इसमें यकीनी बात है कि हमें कोई ट्रेनिंग के ऊपर फोकस रखना चाहिए, और जिस तरह प्रोग्रेस करता है डॉक्टर, फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट के अंदर जो है हॉस्पिटल का जो है सुपरिटेंडेंट है या मैनेजर है हॉस्पिटल का, वो उसकी मैनेजमेंट की साइड के ऊपर ज़्यादा टिल्ट आ जाता है रादर देन के टेक्निकल साइड। तो इसके अंदर ये है कि हम एक डाटा को मेंटेन करें, डाटा को हम शेयर करें, और सेकेंडली जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमें क्लियर होगा कि हम रिसोर्सेज, कौन सी रिसोर्सेज जो है अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन सी रिसोर्सेज के ऊपर जो है ज़्यादा हमारा आ रहा है, यूटिलाइजेशन आ रही है, या जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये कंप्लीट सिस्टम बेहतर किया जा सकता है बाय ओनली इम्प्रूविंग द प्रोसेसेस। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने डाटा की बात की, जो सबसे बड़ा इशू मैंने बेसिक हेल्थ यूनिट खास तौर पे और सेकेंडरी हेल्थ यूनिट THQs में खास तौर पे जो देखा है, वो सबसे बड़ा यही कि डाटा कोई नहीं अवेलेबल। एक पेशेंट आया, मैं क्लिनिक की बात करता हूँ, एक पेशेंट आया, उस प्रेस्क्राइब कर दिया डॉक्टर ने, वो चला गया, कुछ अरसे के बाद दोबारा आया, अब वो अगर अपनी हिस्ट्री साथ लेके नहीं आया तो डाटा लॉस है, दैट इज करेक्ट। हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक के अंदर या बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर कोई सिस्टम नहीं है कि वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। हालांकि सिंपल कंप्यूटर पे आप रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है, उसके ID कार्ड से आप जो है ना उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। नहीं, अब तो सर कॉस्ट बड़ी कम हो गई है, डाटा स्टोरेज की कॉस्ट बड़ी कम हो गई है। उसके बाद सिमिलरली जो वर्क स्टेशन है उसकी कॉस्ट हो गई है, बिल्कुल क्लाउड के ऊपर जा सकता है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर डाटा की सिक्योरिटी भी है, ये भी बात नहीं कि जी आपकी कोई मेडिकल इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही है कि जो कॉस्ट पर यूनिट है जो एक पेशेंट पे आ रही है वो इंतहाई कम हो गई है। तो ये कोई मेरा ख्याल में अब बहाना नहीं बन सकता कि जी अफोर्डेबल नहीं है वो कॉस्ट। और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक दफ़ा आपका डाटा सिस्टम में आ गया तो वो रिसर्च के लिए भी यूज़ हो सकता है। वो जो अपर हॉस्पिटल्स हैं जो कि अपर लेवल पे हैं, उनको भी पता होगा कि किस एरिया में कौन से मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, ताकि वो प्रिपेयर कर सकें। तो इस तरफ मेरे ख्याल में हमें जाना ही पड़ेगा कि अपने हम सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को हम एक ना सिर्फ विद इन हॉस्पिटल इम्प्रूव करें, बल्कि जो इनकी आपस की कनेक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब वो मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उस वक्त हमें ख्याल आता है कि जी ये अब कहाँ से डाटा इकट्ठा करें। वेयर एज जब मरीज फर्स्ट टाइम आ रहा है पेशेंट, जो भी उसकी हेल्थ कंडीशन है, अगर वो आते साथ ही एक दफ़ा फीड हो जाता है तो वो बेशुमार आगे हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए काम हो सकता है। मैं अभी बेसिक हेल्थ और THP की बात कर रहा था, मैंने इवन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में देखा, फॉर एग्जांपल लाहौर में जना हॉस्पिटल को ले लें या म्यू हॉस्पिटल को ले लें, जनरल हॉस्पिटल्स को ले लें, वहाँ पे अब बकायदा कंप्यूटर में एंट्री होती, पर्ची बनती तो, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप जाके अपना रिकॉर्ड निकलवाना चाहें तो नहीं होता। बिल्कुल, कनेक्टिविटी अभी स्टैब्लिश नहीं हुई। इशू है कि वो उस पर फोकस ही नहीं है कि रिकॉर्ड मेंटेन प्रॉपर तरीके से किया जाए या उसको रिट्रीव किया जाए। मेरा ख्याल है इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा को रियलाइज हमने नहीं किया। ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन सा डाटा है, और नेचुरली हमने सिस्टम भी पूरे डेवलप नहीं किए कि एक दफ़ा ठीक है हमने उसे एंटर तो कर दिया, मगर वो बैक एंड के ऊपर कहाँ कनेक्ट हो रहा है, डाटा इकट्ठा कैसे हो रहा है, और उसके बाद वो समराइज बन के कहाँ जा रही है रिपोर्ट। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि जो परफॉर्मेंस है वो विदाउट डाटा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है। डाटा बहुत, डाटे की बात हो रही है और फार्मेसी में किस तरह का डाटा होना चाहिए या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पे हम ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, आप मौजूद रहिएगा, हम थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी। पहले तो जो फार्मेसीज में मेडिसिन जो अवेलेबल होती हैं, बेसिकली ये कहा जाता है कि डिफरेंट साल्ट्स हैं और उनका कम्बिनेशन होता है। ठीक, जो आपने भी एक पहले बात की थी कि अब वो जहर है या उसका त्रियाक है। हाँ, ऐसा ही। ठीक है, वो कम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंटेज क्या। पानी के बारे में जैसे कहा जाता है कि 1:8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो, अगर पॉइंट्स में भी डिफरेंस आ जाए तो वो जहर बन जाता है, कि पानी भी जहर बन जाता है।
तो दैट्स मीन कि इसमें भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सर मैं समझता हूँ कि जो बात अभी हम कर रहे हैं कि हमें शायद इस बात का इल्म नहीं है कि दुनिया के अंदर एरर जो है ना ये हर इंसान से हो सकता है। बिल्कुल। तो एरर के लिए जो भी मेडिकेशन एरर है उसके लिए जरूरी है कि वो बेशक कोई बंदा किसी दवाई से मर भी जाए तो आपने उसको रिपोर्ट जरूर करना है। बिल्कुल। और इसका जो बेनिफिट है ये है कि कल कलाम वही दवाई खा के दूसरा बंदा ना मरे, तो इमीडिएटली हर हॉस्पिटल के अंदर एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर वो रिपोर्ट करते हैं और इमीडिएटली जो वो इंफॉर्मेशन है वो उस मुल्क के जो भी हमारा जैसे कि ड्रैप है तो वो ड्रैप में उन्होंने एक फार्माकोविजिलेंस सेंटर जो है वो बनाया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी मैं समझता हूं कि उन्होंने एक परफॉर्मा दे दिया है सबको, तो उसके ऊपर किस तरह से अमल होगा जब तक कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो पिलर है वो जो फार्मासिस्ट है वो मिसिंग है। तो मैं ये समझता हूं कि अनटिल एंड अनलेस आप इस पूरी बिल्डिंग के अंदर जो तीसरा पिलर है उसको उतना स्ट्रेंथन नहीं करते कि वो उस डाटा सिस्टम के अंदर अपना जो रोल है वो प्ले करे, तो उस वक्त तक, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आपने यानी कि एक बंदे ने अब दवाई खाई है तो उसको अगले दिन आपने चेंज करना कहीं। हमारे जब भी हम किसी पेशेंट को देखते हैं तो उसकी प्रॉपर ड्रग हिस्ट्री लेते हैं कि भाई उसने आज तक कितनी मेडिसिन खाई हैं। तो जो बात आप कर रहे थे ना अभी के जी डाटा हमारे पास, मैं कहता हूं कि अगर पूरे मुल्क में जो हमारा एक सिस्टम जिसके अंदर हमने तमाम लोगों को शनाख्ती कार्ड बना के दे दिए हैं, तो भाई आप उसकी डेट ऑफ बर्थ से जो है अगर या उसके नाम से तो एक नंबर उसको आप अलॉट कर दो और उसके आगे जो है वो उसकी तमाम हिस्ट्री जो है उसकी मेडिकल हिस्ट्री एज वेल एज द ड्रग हिस्ट्री, तो ताकि कल कला जब भी वो पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाए तो उसको पता हो, या फार्मासिस्ट के पास जाए तो उसको पता हो कि इसने ये मेडिसिन ली हैं, इसको फलां चीज से एलर्जी है, इसको फलां चीज देनी या नहीं देनी, इसका फलां चीज का ऑपरेशन हो चुका है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ इट्स ऑल पॉसिबल, लेकिन पीछे चाहिए क्या, विश एंड विल चाहिए। गवर्नमेंट अगर हमारी जो है वो इन चीजों को करना चाहे तो मैं नहीं समझता, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, बहुत थोड़ी कास्ट के ऊपर जो है वो हम ये सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो आगे दौर आ रहा है जिसमें हमें ये देखना, क्योंकि प्रेडिक्शन की तरफ लोग जा रहे हैं और प्रेडिक्शन आप उस वक्त तक नहीं कर सकते एआई को यूज करके जब तक कि आपके पास जो है वो वैलिड डाटा ना हो और सही पॉपुलेशन का डाटा ना हो। आप अमेरिका की पॉपुलेशन को सामने रख के यहाँ पे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि लोगों को जो है वो कितने को लोगों को शिज़ोफ्रेनिया या कोई और ऐसी जो डिजीज है वो हो सकती है। तो हम थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि हमें जो एक्चुअल डाटा है और इस चीज से खौफ से निकलना चाहिए, क्योंकि जो बैरियर हमने देखा है कि हॉस्पिटल के अंदर ये डाटा क्यों जनरेट नहीं होता कि जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर एक बेजा प्रेशर जो है वो सोसाइटी ने एक्सर्ट किया हुआ है। एरर कोई बड़ी बात नहीं है, एरर हो जाता है, लेकिन उस एरर की रेमेडी ये है कि आइंदा से उस एरर को रोका जाए। ये नहीं है कि आप मिट्टी पाओ प्रोग्राम करके तो आगे भी लोगों को उस चीजों के अंदर जो वो आपने जो एरर की बात की ना, इस पे मैं अक्सर ये कहता हूँ, इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं खास तौर पे, तो इफ यू आर रिपीटिंग योर मिस्टेक दैट मीन यू आर नॉट इंटेलिजेंट। ठीक, कि रिपीट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो दुनिया में ऐसी है, वो सारा डाटा उन्होंने अपने लोगों का रखा हुआ है। आप बेशक कहीं पे भी हैं, पूरे हमारे पास भी नादरा में डाटा तो मौजूद है। मैं वही कहता हूँ कि जो नादरा का डाटा है वही अगर आप उसको उनका जैसे एनटीए नंबर आप देते हो हर एक को, तो आप कम से कम उन लोगों को जिनका, मैं कहता हूँ आप कह रहे हो कि हम जिनको टैक्स पेयर हैं, आप उनके एनटीए नंबर के ऊपर ही उनको उनका मेडिकल नंबर इशू कर दो। एनटीए नंबर भी नहीं चाहिए बेसिकली, ये भी हमने गलत किया। आपका जो आईडी कार्ड का नंबर है, हाँ, वही दुनिया में आइडेंटिटी सिर्फ एक, हाँ, बिल्कुल।
उस एक आइडेंटिटी से सारा कुछ आप चलाते ऐसे ही हैं। है। एनटीएन की लाख क्या जरूरत है? मैं समझता हूँ कि वो जाहिर है अब वक्त बदल गया है और हमें सोचना चाहिए कि एक ही नंबर हो बिल्कुल। और जो उस बंदे को भी पता हो जब वो कहीं डॉक्टर के पास जाए तो वो बताए और उसका सारा डाटा जो है वो रिट्रीव करके तो वो सामने देख के कि इसको क्या इशू है, क्या क्या इसने मेडिसिन ली है और इस वक्त जो इसका इशू है इसको मैंने क्या देना है, इसकी पूरी केस हिस्ट्री सामने आ जाए। सामने आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फार्मासिस्ट है हॉस्पिटल के अंदर उसका यही काम है कि वो जो हॉस्पिटल के अंदर जो ड्रग यूटिलाइजेशन हो रही है उसको वो एवरी ईयर जो है वो रिव्यू करे और साथ साथ भी वो रिव्यू करे कि इस पेशेंट ने ये मेडिसिन ली है, इसको उसका इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। वो डॉक्टर को गाइड करता है और जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कि आपने उस वक्त तक मेडिसिन जो है ना डिस्पेंस करनी है ना एडमिनिस्टर करनी है टू द पेशेंट अनटिल एंड अनलेस इट इज वैलिडेटेड बाय द फार्मासिस्ट। तो मैं ये समझता हूं कि इस चीज को अगर आप सामने रखें तो फिर आपका ये सारे का सारा सिस्टम जिसके अंदर जो मिस यूज ऑफ मेडिसिन भी आ जाता है और पर्टिकुलरली जो मैंने अभी सुपर बग की बात की कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शंस हैं वो इस तरह से आगे यानी कि हमारे लिए चैलेंज बन जाएगा कि हमें दुनिया में कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो फिर हम उसके लिए लोगों के सामने फिर बाज डाउन हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एंटीबायोटिक की बात कर दी जिस पे मैं खास तौर पे बहुत ही सेंसिटिव हूँ कि एंटीबायोटिक हम इस तरह दे देते हैं कि जैसे पैनाडोल है, जबकि एंटीबायोटिक तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके दी जानी चाहिए। मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी देखा है, वो बड़े आराम से एंटीबायोटिक लिख के और हाई पोटेंसी लिख के दे देते हैं, लो पोटेंसी भी नहीं। अब हाई पोटेंसी आपने ले ली, आपकी बॉडी उसके साथ इम्यून होगी, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो ये भी तो एक इशू है। डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि शुरू में जब हमारे कोई 30-40 इयर्स बैक मेरा मतलब सबसे पहले कोट्राइमोक्साजोल एक मेडिसिन जो है वो आई थी, तो दैट वाज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन, यानी कि उसमें सल्फामेथोक्साजोल था और ट्राइमेथोप्रेम थी। दैट वाज सो इफेक्टिव और जो वेलकम कंपनी की बनी हुई थी और उसके ऊपर एक निशान था, तो लोग उसको सर के दर्द के लिए भी यूज करना शुरू कर देते थे जो जाते थे। और एट द एंड हुआ क्या कि उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई और आज जो है वो यानी कि ट्राइमेथोप्रेम या कोई डॉक्टर आपको नहीं नजर आएगा जो कि सल्फामेथोक्साजोल जो है। तो अब करते करते हमने मिस यूज ऑफ मेडिसिन और पर्टिकुलरली इसके अंदर मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यानी एंटीबायोटिक्स को तो हम ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे स्वीट्स हो, बिल्कुल, यानी आप दे आर एक्चुअली लाइफ सेविंग ड्रग। अगर कोई बंदा जो है वो इतना ज्यादा है तो उसको भी आप एम्पिरिकल थेरेपी के अंदर जो उसकी जजमेंट है, क्लिनिकल जजमेंट है जो फिजिशियन की, तो उसमें वो ड्रग जो है वो लिख सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम बिफोर दैट ही हैज टू टेक द सैंपल। अगर वो समझता है कि इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो फिर उसको वहां का सैंपल, अगर वो समझता है मेनिंजाइटिस है तो उसको वो उसका जो अप्रूव्ड सैंपल लेके उसको लेबोरेटरी में भेजना है और देखना है कि वो जो बैक्टीरिया है जिससे वो इन्फेक्शन हुई है, तो फिर डेफिनेटिव थेरेपी जो है वो शुरू होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट हम करते 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 हम वहां पे पहुंच चुके हैं कि आजकल जो बीरोपिनाम है वो मेरा मतलब ये दैट्स द लास्ट मेरा मतलब हमारे पास जो रिजल्ट है। और मैं अपनी यानी कि जितनी भी मेरी जिंदगी है मैंने जो खर्च किया है कि मैं समझता हूं कि अल्लाह ना करे कि मेरी जिंदगी में वो चीज नजर आए कि लोगों को इन्फेक्शंस हो जो कि 2022 में प्लेग हुआ था, 1822 में 1922 में, और लोगों को उसकी कोई रेमेडी जो है वो कोई ट्रीटमेंट उस वक्त नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द प्री एंटीबायोटिक ईरा, जब कोई एंटीबायोटिक हमारे ऊपर एक्ट नहीं करेगी। तो ये अलार्मिंग सूरत हाल है। हमारे तमाम लोग प्रोफेशनल के साथ साथ पर्टिकुलरली वो लोग जो कि पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व हैं और वो इस मुल्क का दर्द रखते हैं, लोगों का जो 26 करोड़ और पर्टिकुलरली जो जिनमें से आधे से ज्यादा जो है जो कि बेचारे दवाई अफोर्ड भी नहीं करते, तो उनका जरूर सोचें और इस सिस्टम के अंदर इमीडिएटली मैं समझता हूं चेंजेस लाने की जरूरत है कि एंटीबायोटिक्स को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन
और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकल जो डॉक्टर है और जो उसका इररेशनल प्रिस्क्राइबिंग है उसके ऊपर जो है वो हमें इमीडिएटली जो है वो देखने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मकसूद साहब की जो लास्ट बात है वो अगेन मैनेजमेंट के साथ लिंक हो जाती है कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, वो कौन से प्रिंसिपल्स ड्रॉ करने हैं कि जिसके थ्रू चीज़ें बेहतर हो सके। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान बनी हुई है, वो भी मैनेज कर रही है ना बेसिकली, लेकिन फिर भी मैनेज क्यों नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल बड़ी सही बात है। असल में बात ये कि जो सिस्टम्स हैं उन्हें हमें होलिस्टिक देखने की ज़रूरत है कि एक लार्जर सिस्टम है जो कि आउटपुट देता है और उसमें कई छोटे सिस्टम्स हैं जो कि सब सिस्टम्स हैं। अब हमने इसके अंदर किया ये, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पॉलिसी मेकिंग लार्जर सिस्टम का काम है, मगर वो पॉलिसी मेकिंग जो है उसमें सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर हम हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो क्या हमने डॉक्टर्स से उसके ऊपर बात की है कि क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं या उनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या हमने नर्सेज के डोमेन है उनसे पूछा है, उस पॉलिसी में उनको इंटीग्रेट किया है, फार्मासिस्ट को इंटीग्रेट किया है, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग द कम्युनिटी, कि जो कम्युनिटी है जिसके लिए सिस्टम बन रहा है क्या हमने उससे पूछा है। तो ये एक बहुत बड़ा लैक है जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज में आ रहा है। हम कहने को तो कह देते हैं कि जी रिकमेंडेशंस हमने ली हैं, बट वो इन रियलिटी रिकमेंडेशंस एक तो ऑल स्टेक होल्डर्स से नहीं होती, और जो रिकमेंडेशंस आती हैं उसको भी अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उसको वेटेज कम देते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम जैसे फॉरेन कंट्रीज़ की हम बात करते हैं तो वहाँ जब एक दफ़ा पेशेंट हॉस्पिटल से घर भी आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन लूप डेटा की जा रही होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर उसका ब्लड प्रेशर है तो वो घर से एल्डरली पर्सन का ब्लड प्रेशर इवन रियल टाइम में जा रहा होता है। अगर उसकी शुगर का है, शुगर लेवल, तो वो हॉस्पिटल के पास जा रहा होता है और उधर डेटा बैंक के अंदर वो मॉनिटर हो रहा होता है और उन्हें पता होता है कि अगर वो अपर लिमिट को टच कर रहा है या लोअर लिमिट को टच कर रहा है तो हॉस्पिटल पहले से प्रिपेयर्ड होता है टू रिसीव दैट पेशेंट। तो ये सारा सिस्टम आपस में कनेक्टिविटी, आपस में नॉलेज शेयरिंग और डाटा शेयरिंग पे बेस्ड है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी क्योंकि रिसर्च फील्ड है तो मैंने एक स्टडी देखी गुजरांवाला डिवीजन की। गुजरांवाला डिवीजन में 33% पॉपुलेशन, ये पुरानी बात है, आज की नहीं बात कर रहा, अभी भी हालात कोई बेहतर नहीं है वैसे ज़्यादा, 33% पॉपुलेशन हेपेटाइटिस से सफ़र की, BC। करेक्ट। और उस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही थी। अब मेरे लिए परेशानी की बात ये थी कि 33% की रूट काज क्या, दैट इज करेक्ट। उस पे जब मैंने अपने एंड पे थोड़ा सा जाके चेक किया तो पता चला कि वाटर और वाटर की रीज़न सियालकोट रीजन में टेनरीज थी और टेनरीज का पानी नहरों में गिरा। बिल्कुल। तो ये अपने सिस्टम को मैप किया कि स्टार्ट से लेकर ऐसे ही। मैंने मतलब मैं गिलगित गया, वाटर बॉर्न डिजीजेस मैंने बहुत जगह देखी, ठीक। अब मैंने देखा कि बेसिकली इस पे रिसर्च नहीं हो रही कि रूट काज खत्म किया जाए, बजाय इसके कि आप मेडिसिन देके तो वो तो कंट्रोल करना ही करना आपने, लेकिन रूट काज की तरफ हम नहीं जाते। बिल्कुल, दैट इज करेक्ट। तो इसमें अगेन फिर ये है कि हमारी अब यूनिवर्सिटीज़ को अगर हम इन्वॉल्व करें इसके अंदर, क्योंकि एक तरफ हमारे पास यूथ है जिसके पास प्रॉब्लम्स के लिए टाइम भी है और आगे उन्होंने उस पर पढ़ना भी है, काम भी उस पर करना है। सिर्फ कनेक्टिविटी की ज़रूरत है कि एक जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको हम कनेक्ट करें और उन लोगों को हम दें कि सोशल भी उसके फैक्टर्स हैं उसके और टेक्निकल फैक्टर्स भी, कम्युनिटी फैक्टर्स भी हैं। कम्युनिटी फैक्टर। डॉक्टर साहब, आपकी इस मामले में क्या राय है? नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये जो रूट काज को देखने के लिए हमारे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे एक चीज आपसे शेयर करूँ कि क्योंकि हमारी जो नेशन है उसको जिस तरह से ट्रेंड किया गया है उसके अंदर ये जो क्यूरियोसिटी वाला सेगमेंट है वो बहुत माइनर लेवल के ऊपर है, और क्यूरियोसिटी या जो क्वेश्चन पूछने की जो हमारे अंदर सलाहियत है वो भी बहुत कम है। तो जितने भी हमारे इश्यूज हैं इस वजह से ही हम कोशिश करते हैं कि भाई जो ऊपर ऊपर से चीजों को देख लें और उसकी रूट काज के ऊपर ना जाएं, और वही चीज जो है वो एट द एंड जो है वो हमें पता चलता है। मैं थोड़ा सा, जैसे आपने मुझे बताया कि भाई गुजरांवाला में इसी तरह से कुछ अर्सा पहले व्हेन आई वाज इन पंजाब, अपना
BZ यूनिवर्सिटी। तो ये अपना एक मांगा मंडी के पास एक हुआ था इंसिडेंट, और लोगों की हड्डियां जो है वो टेढ़ी होना शुरू हो गई थी, और बाद में पता चला कि भाई वहां पे जो पानी है उसके अंदर जो है वो फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, एक PhD भी मैंने उससे प्रोड्यूस किया। तो ये है कि हमें रिसर्च की तरफ जो है वो, और डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया, मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूँ कि आप जब तक उन लोगों को जो कि रिसर्च की नो हो सकते हैं और रिसर्च करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं और उनके पास फोर्स भी है, तो आप उनको यूटिलाइज करें उस फोर्स को, और एट द एंड जो है उन इश्यूज को आप एड्रेस करें जो कि अल्टीमेटली हमारी नेशन और हमारी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए हो। तो ये रिसर्च के बगैर तो मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में जो चीजें वो आगे लेके चले हैं, तो उसमें पर्टिकुलरली उन इश्यूज के ऊपर हमें बहुत सीरियसली देखना है जो कि कम्युनिटी रिलेटेड है, जो कि एट द एंड जो है वो, जैसे एपिडेमियोलॉजी में हम देखें कि भाई एक डिजीज है वो किस इलाके में क्यों हो रही है, तो जरूरी है कि हम देखें कि वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वही एक एरिया है जहां पे वो डिजीज जो है वो इमर्ज हो। बिल्कुल इसी तरह एक और एरिया में हर दूसरा पेशेंट जो था ना वो किडनी में स्टोन का आ रहा था जी, और किसी ने उस पर रिसर्च नहीं की थी कि क्यों आ रहा है। अगेन उस पर जब रिसर्च की गई तो पता चला वाटर, तो वो कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे थे जिसकी वजह से वो हो रहा था। बिल्कुल सही। तो रूट काज पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, अलॉन्ग विद क्योर की तरफ तो हमें जाना क्योर तो सर देखे, मैं ये समझता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म चीजें हैं वो तो आप जब तक डीप डाउन नहीं जाएंगे तो उस वक्त तक आप नहीं ढूंढ सके। तो इसलिए ठीक है, जो भी कोई डिजास्टर आता है और हम जैसे फोर्स ही कर रहे हैं कि जी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल हमारे घर के सामने जो है वो आप खड़ी है और दस्तक देने वाली है, तो इसके लिए तो हमें फौरी तौर पे कुछ ना कुछ करना है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जो डिजीजेज हैं जो मैं समझता हूँ जिनकी प्रेवलेंस में हमें पता होना चाहिए कि आगे हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं, तो उसकी जो रिसर्च है वो करनी बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बल्कि ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपके साथ कि अच्छा कई दफ़ा हमें लगता है कि कोई दो डाटा सेट आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, मतलब एक डाटा सेट बहुत एक रिमोट जगह से आया, दूसरा एक और जगह से आया, मगर अब जैसे हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स और प्रोसेसिंग बढ़ना शुरू हो गई है तो कंप्यूटर ये चीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं कि दो चीज़ें हो सकता है आपस में रिलेटेड हो, कॉज एंड इफेक्ट आ रहा हो, और बज़ाहिर हमें लग रहा हो कि जी ये चीज़ आपस में कनेक्ट नहीं है। तो ये भी एक अगेन डाटा मेंटेन करना, डाटा शेयर करना, और उसका जो इम्पैक्ट आपकी डिसीजन मेकिंग पे आ रहा है और रियल लाइफ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डेंगू बहुत आया था, एक दफा स्प्रेड हुआ था बहुत ज्यादा, तो उस पे काफी ज्यादा रिसर्च हुई, उसमें मैनेजमेंट साइंसेज वाले भी इन्वॉल्व होते रहे, दूसरे भी, तो सब ने मिलकर रिसर्च की, उसकी रूट काज निकाली गई और फिर उसको उस तरह कंट्रोल किया गया। बिल्कुल, जिसमें श्रीलंकन ने भी आगे पाकिस्तान की हेल्प की थी क्योंकि वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके थे। बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट तो यही है कि रूट काज जो है ना वो फाइंड कीजिए और उसको खत्म किया जाए, बिल्कुल, जिसके साथ जो है ना ऑटोमेटिकली काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी। सही। अच्छा, डोजेज की बात आप कर रहे थे जी। तो हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट का को क्या प्रॉपर रोल उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक हो रहा है कि नहीं हो रहा? जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब आपको अर्ज किया कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो एक ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। जो मेडिसिन है उसको जब भी वो प्रिस्क्राइब करेगा, वो तो नंबर 1 के ऊपर तो ई प्रिस्क्रिप्शन बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स में है, और सबसे पहले जैसे ही डॉक्टर कोई दवाई लिखता है तो वो जाएगी फार्मासिस्ट के पास, फार्मासिस्ट उसको चेक करेगा, उसकी डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका वो उसने कैसे देनी, क्या मतलब हर चीज उसकी देख के, और पर्टिकुलरली क्योंकि इस वक्त जब भी आपके सामने कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है तो उसके अंदर मोर देन 3-4 जो है वो मेडिसिन होती है, तो वो पॉलीफार्मेसी में उसको चेक करना है कि ये मेडिसिन आपस में इंटरेक्ट तो नहीं कर रही, सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं। हाँ, तो अगर वो इंटरेक्ट कर रही हैं तो और अगर उनकी डोज भी नहीं सही लिखी हुई, पर्टिकुलरली जो डॉक्टर कहता है कि इसको ये डिजीज है, तो फार्मासिस्ट जो है उसके अंदर इंटरवीन करता है और वो जो फिजिशियन है जिसने प्रिस्क्राइब किया होता है उससे वो कहता है कि भाई इसको ये इसके अंदर चीजें हैं, तो अब आप इसको या तो करेक्ट करो
या इसकी रीजन लिखो कि Modify. क्यों मैं, तो वो जो इंटरवेंशंस हैं मैं समझता हूँ, और उसकी जो एक्सेप्टेंस है, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, मैं अगर एक दो का नाम ले लूँ, शौकत खानम है, तो वो एक्सेप्टेंस 90% तक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर तो ये सिस्टम सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां पे तो डॉक्टर जो है वो जिस तरह से मेडिसिन लिखता है, जिस तरह से वो एडमिनिस्टर होती है, हालांकि जो डिस्पेंसिंग है दैट इज द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्पेंस करे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि वो सिरिंज से निकाल के नर्स जो है वो टीके रिकॉन्स्टिट्यूट करके वो फिर उसी में, तो अब वहां पे तो स्टेरिलिटी कहाँ गई। तो ये इस तरह से अगर आप एडमिनिस्टर करोगे तो आप यानी कि पेशेंट को इंसानों की तरह ट्रीट करो, पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लोधी साहब आपका भी शुक्रिया आने का, क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया। अगर डिस्कशन तो हमारी अभी इनकम्प्लीट ही है, फिर हम दोबारा इस पे प्रोग्राम रखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, और जैसे डॉक्टर मकसूद साहब ने भी कहा, लोधी साहब ने भी, कि एक तो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, पेशेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और उसके अराउंड सारा काम होना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे क्लिनिक है, चाहे बेसिक हेल्थ यूनिट है। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।